अब हम लोग शुरू करेंगे हम लोग यूनिट नंबर 11, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स, केमिस्ट्री, ग्रेड 10, फेडरल बोर्ड, NBF की बुक। और जिस तरह से हम इस सीरीज़ में करे हैं, जितने भी SLOs हैं जो कि इस करिकुलम में इंक्लूडेड हैं, जिनके मुताबिक फेडरल बोर्ड का पेपर बनता है, जो इस चैप्टर के साथ मुंसलिक हैं, उनको हम लोग देखेंगे आज के इस मुकम्मल वीडियो में। ओके, सबसे पहला हमारे पास SLO है, डिस्क्राइब द रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद मेटल्स, बेसिस एंड कार्बोनेट्स इंक्लूडिंग नेम्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सॉल्ट प्रोड्यूस। तो इसमें वो कहते हैं कि आप लोग रिएक्शंस देखें कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मेटल्स के साथ, बेसिस के साथ और कार्बोनेट्स के साथ। ये भी देखें कि आपके पास जो सॉल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उनके नेम्स और फार्मूला क्या हैं। ओके, तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या हैं, तो ये तो आपको बड़े अच्छे से पता होगा पिछले कुछ चैप्टर से। फिर भी हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपके पास एक हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव थे, यानी इनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड्स थे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और एटम्स भी थे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और इनका जो फंक्शनल ग्रुप था, जैसे हमने देखा था, दैट वाज डैश COOH, और दूसरी तरफ डैश नहीं है, ये एंड पे आता है। इसको हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को नेम करना भी देखा हुआ है। तो ये आप जो हमारा पिछला चैप्टर था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसके अंदर हमने इसको काफ़ी डिटेल से देखा था। ओके, तो इसके बाद वो कहते हैं कि आपने इस कार्बो अब ये एक एसिड है, इसके नाम से पता चलता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर जब वो कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की इनके साथ रिएक्शंस देखें, तो बुनियादी तौर पर जो एसिड्स की इनके साथ रिएक्शन है वही यहाँ पर भी हो रही होंगी। हमने पिछले चैप्टर्स में एसिड की सॉल्ट्स वाले में आई थिंक एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ भी देखी थी, बेस के साथ भी देखी थी और कार्बोनेट के साथ भी देखी थी। तो ये तो मेरे ख्याल में आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, फिर भी हम लोग इसको एक बार देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास विद मेटल्स, और हाँ, हमने वो जो सॉल्ट्स प्रोड्यूस होंगी उनको हमें नाम देना भी आना चाहिए। ओके, सबसे पहले है हमारे पास मेटल्स। तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और वो एक मेटल से रिएक्ट करता है। सबसे पहले तो एक जनरल जो हमारे पास इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। हमें पता है कि एसिड जब भी एक मेटल से रिएक्ट करता है, हमने बहुत बार देखा था कि वो हमारे पास प्रोड्यूस कर देगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और हाँ, इसकी एक शर्त थी, क्योंकि होता ये था कि जो एसिड के अंदर आपके पास हाइड्रोजन थी, उसको जो मेटल का आपके पास पॉजिटिव आयन था, वो मेटल मेटल जो था उसका, वो मेटल उसको रिप्लेस कर रहा था। यानी एसिड के अंदर हाइड्रोजन की जगह मेटल आता था और हाइड्रोजन निकल जाता था। इसके लिए एक शर्त थी जो हमने देखी थी कि मेटल एक एक्टिव मेटल होना चाहिए, वो आपके पास हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। हमने मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी, उसके अलावा हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ वैल्यूज़ भी देखी थी वोल्ट्स की। तो उसके मुताबिक हमारे पास जो है वो मेटल्स जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, यानी वो मेटल्स जो हाइड्रोजन से ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को गिव करते हैं, वही यहाँ पर सिर्फ रिएक्शन करेंगे। जो कि हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। फॉर एग्जांपल आपके पास कॉपर है। जैसा कि हम हाइड्रोजन की जो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर वोल्ट्स वाली वैल्यू देखी थी, हाइड्रोजन का जो सेल था उसके हमने सेट किया था 0 वोल्ट्स, तो कॉपर का था प्लस 0.34 वोल्ट। वो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल थी, यानी कॉपर ज़्यादा आसानी से रिड्यूस होता है, यानी कॉपर ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। तो कॉपर ज़्यादा मुश्किल से इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है कंपेयर टू हाइड्रोजन। इसका मतलब ये है कि कॉपर हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज़ में भी आपको ये मिलेगा। तो इसके मुताबिक कॉपर अगर रिएक्ट करता है इसके साथ तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ज़्यादा रिएक्टिव मेटल फ्रॉम हाइड्रोजन जैसे कि ज़िंक वो रिएक्ट करेगा, तो फिर ये रिएक्शन आपके पास परफॉर्म होगी। बट एनीवेज़, कोई भी आप अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक एसिड ही है। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, हमने देखा था नंबर्स तो लगते हैं, वो तो सिंपल होते हैं। हम लोग ले लेते हैं एथेनॉल। तो एथेनॉल मैं यहाँ पर ड्रॉ भी करता हूँ। हमारे पास एथेनॉल होगा C, एथेनॉल नहीं, एथेनोइक एसिड। एथेनॉल तो अल्कोहल है। C और फिर हमें पता है, जैसे हमने देखा था, इसका फंक्शनल ग्रुप एक कार्बोनिल है और फिर OH, दिस इज COOH। और फिर बाकी हम लोग हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे, जैसे अब आपको आता ही है। दिस इज एथेनोइक एसिड। इसको हम लोग रिएक्ट करते हैं विद एन एक्टिव मेटल जैसे कि जिंक या फॉर एग्जांपल सोडियम। ओके, तो अगर आप इसको जिंक के साथ रिएक्ट करें तो आपके पास क्या रिएक्शन होगी? बहुत ही सिंपल है। इस जिंक ने आपके पास ये जो, वैसे आप इसको खुद से फॉर्मूला के तौर पर लिख सकते हैं। यहाँ पर भी अगर हम लोग देखेंगे होना क्या है, यहाँ पर आपके पास ये वाला जो एटम है, राइट, ये वाला जो आपके पास एटम है, ये वाला, दिस वन, ये जो आपके पास हाइड्रोजन का एटम है ये लूज हो जाएगा। ओके, तो जो आपके पास एसिड है, ये जिंक ने इसको रिप्लेस करना है, ये निकल जाएगा और जिंक इसकी जगह आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन आपके पास गैस फॉर्म कर देगा। तो ये मेनली आपके पास होना है इस रिएक्शन में, जो कि हर रिएक्शन में होता है, मतलब किसी भी एसिड और मेटल के रिएक्शन में यही होता है कि मेटल आपके पास उस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। सो यहाँ पर भी हमारे पास यही होगा। तो इसको फिर हम लोग अब बैलेंस करके लिख लेते हैं। तो अब आइडिया के बाद मैं इसको इसके उस तरीके से लिखता हूँ। तो आपके पास है आपका एसिड दैट इज़ CH3 एक तरफ जैसे हमने बनाया था। उसके बाद आपके पास दूसरा C है, क्योंकि दिस इज़ एथेनोइक एसिड, हम एथेनोइक एसिड ले रहे हैं। और उसके बाद आपके पास
COOH है और इसी के साथ-साथ आपके पास यहाँ पर एक CH2 भी होगा, राइट? क्योंकि जैसे हमने ऑलरेडी बना के देखा है कि आपके पास इस तरीके से तो ये नहीं रखेगा। नहीं, अच्छा बल्कि नहीं, ये सीधा ठीक है। CH3COOH ही हमारे पास करेक्ट इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। CC और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक O है, यहाँ पर OH है, तो ऑलरेडी इसके आपके पास 4 बॉन्ड्स 1, 2, 3, 4 कंप्लीट। एनीवेज़ दिस इज़ जो अब आपको आता ही है। दिस इज़ अ स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड इसमें रिएक्ट करना है आपके एक मेटल के साथ। तो मेटल आप फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं ज़िंक, एक एक्टिव मेटल आपने लेना है, तो क्या होगा कि आपका ये जो हाइड्रोजन है, ये रिप्लेस कर देगा ये ज़िंक। हाँ, लेकिन अगर आप इसको बैलेंस करके लिखेंगे तो फिर आपको जो मतलब आपको असल मॉलिक्यूल लिखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ज़िंक की आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन हटा दें तो इसके ऊपर एक माइनस आता है, ओके? तो इस वजह से ये तो आपको हल्का-फुल्का याद ही रखना पड़ता है। इस वजह से ये आपके पास अगर आप इसको बनाएँगे, जैसे आपको रूल आता ही होगा, कि चूँकि हमारे पास जो चीज़ अब जुड़ने वाली है, वो है हमारे पास CH3COO-, क्योंकि इसके अंदर से H निकल गया है, पहले ये 0 था, इसकी स्टेट तो प्लस निकल गया है एक, तो आपके पास ये माइनस रह गया है। एक हाइड्रोजन का आयन निकल गया है, प्लस हमने इसके साथ करना है ज़िंक को। ज़िंक की होती है +2, राइट? ज़िंक के आयन की। तो इस तरीके से जब ये दोनों जुड़ते हैं तो हमें पता है ये वाला जो होता है ये इधर चला जाता है, साइन को ख़त्म करके इसका भी साइन ख़त्म करके ये 1 रह जाएगा और ये इधर चला जाता है, 1 को हम नहीं लिखते हैं। और अगर दोनों सेम हो तो वो कट जाते हैं। तो ये हमारे पास जो फ़ॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा कि CH3COO और इसके साथ एक 2 होगा, इसकी तरफ से आया हुआ और फिर Zn होगा। Zn के साथ कुछ भी नहीं होगा। प्लस आपके पास आ जाएगी हाइड्रोजन गैस। तो बिल्कुल अब हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस के लिए आई थिंक अगर हम लोग इधर एक 2 लगा दें, तो ये सब कुछ बैलेंस हो जाता है। हाइड्रोजन भी 2 हो गए और ये बाकी सब कुछ जो 2 है वो यहाँ से आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसकी बैलेंस इक्वेशन लिख सकते हैं। हाँ, अब एक चीज़ और यहाँ पर अक्सर आपको मेबी हाइड्रोजन के साथ ये तो ख़ैर आप इसके साथ आपको एक तीर भी मिल सकती है। ये तो ऑप्शनल है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन बबल अप कर जाएगी। बट एनीवेज़ अगर हम इसको क्लियर करें, तो आपके पास ये रिएक्शन हुई है। आपके पास आपका एथेनोइक एसिड था। इसने रिएक्ट किया है विद ज़िंक, इसने फ़ॉर्म किया है सॉल्ट, प्लस आपके पास इसने फ़ॉर्म कर दी है हाइड्रोजन गैस। अब आगे बहुत ही सिंपल है, उन्होंने ये भी कहा है कि आपको अब आप किसी भी मेटल के साथ जो भी एक्टिव मेटल है उसके साथ ये रिएक्शन तो ईज़िली बना सकते होंगे। हाँ, उन्होंने ये भी कहा है आपको इन सॉल्ट के नाम देने आते हो। बहुत ही सिंपली आप इन सॉल्ट्स को नाम दे सकते हैं जो एसिड से बनती हैं। आपने क्या करना है कि अब आपको पता ही होगा जब हमने एस्टर्स को नाम दिया था, जो एथेनोइक एसिड से पार्ट आता था उसके साथ हम लगाते थे O8। लेकिन उसके साथ जो दूसरा पार्ट था जो कि अल्कोहल से आता था एस्टर फॉर्मेशन में, जो मैंने देखा था एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, उसके साथ हम लगाते थे आयल। क्योंकि वो आपके पास एक अल्काइल ग्रुप बनता था। अल्काइल आपको पता ही है, उसका जनरल फॉर्म होता है CH3, नहीं, उसका जनरल फॉर्म होता है CnH2n+1, राइट? एक अल्केन के अंदर से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन कम कर दें तो वो आपके पास अल्काइल बनता था। पहले जब हम एस्टर्स फॉर्म करते थे आपके पास ये वाला हिस्सा आता था कार्बोक्सिलिक एसिड से, बाकी हिस्सा था आपके पास आता था अल्कोहल से। तो एक आपके पास एक किस्म का वो अल्काइल बनता था, तो हम उसको नाम देते थे अल्काइल और आगे आपके पास जो अ, आपका एसिड था उसके साथ O8 लगा देते थे। यहाँ पर भी हमने यही चीज़ करनी है, लेकिन अब हम अल्काइल के बजाय उस मेटल का नाम लिखेंगे। बहुत सिंपली आपके पास जो मेटल है दैट इज़ ज़िंक, तो ये हो जाएगा ज़िंक। बाकी आपको पता है इसको हम किसका नाम देते थे, इसके अंदर जितने कार्बन हैं, बाकी जो हिस्सा है 2 कार्बन है इसके अंदर, तो एथा और फिर आगे O8, एथेनोइट। अब ये एक एस्टर नहीं है, दिस इज़ अ सॉल्ट, ओके, दिस इज़ नॉट एन एस्टर। ये एस्टर इसलिए नहीं कि एस्टर के अंदर आपके पास दूसरा पार्ट अल्कोहल से आता था। ऐसा ना आप देखेंगे O8 एस्टर में भी था, तो दिस इज़ एन एस्टर, दिस इज़ अ सॉल्ट, दिस इज़ ज़िंक इथेनोएट। तो इस तरीके से आप किसी भी सॉल्ट को नाम दे सकते हैं, बहुत ईज़ी है। ओके, इसके बाद आपको कहते हैं रिएक्शंस विद बेसिस। ओके, बेसिस के साथ भी इनका रिएक्शन देख लेते हैं। तो बेसिस के साथ क्या होगा? आपके पास है बेसिस। बेसिस का भी बहुत सिंपल है, ये तो सबसे ईज़ी है, एसिड प्लस बेस। तो ये आपके पास एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में फॉर्म कर देंगे आपका सॉल्ट प्लस वाटर। ये तो आपके पास बहुत ही सिंपल है। हम लोग रिएक्शन बना लेते हैं, आपके पास कोई भी एसिड हो सकता है। तो अब की बारी हम कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल मेथेनोइक एसिड। तो ये आपके पास हो जाएगा C और उसके बाद इसके साथ एक OOH। बाकी ऑफ कोर्स दिस इज मेथेनोइक एसिड, हम इसके अंदर एक OOH ले रहे हैं, तो बाकी आपके पास बस आपने हाइड्रोजन कंप्लीट करना है। तो एक तो इसके साथ ये O के साथ है कार्बोनिल और एक OH के साथ है। दो एक यहाँ तो बस एक रहता है, तो यहाँ पर आपके पास एक H आ जाता है, राइट? दिस इज मेथेनोइक एसिड। अगर हम लोग मेथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से है। इसके बाद हमने कोई बेस रिएक्ट करनी है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग यहाँ पर रिएक्ट करते हैं। आपके पास सॉल्ट प्रोड्यूस होगी, ये हाइड्रोजन जो है ये रिप्लेस कर देगा ये मेटल का जो आयन है। तो ये आपके पास हो जाता है HCOO और उसके बाद आपके पास सोडियम। सोडियम की भी +1 है, इसकी भी आपके पास जो है HCOO जो है इसके आपके साथ एक माइनस है, तो ये आपके पास एग्जैक्टली इसी तरह हो जाएगा HCOO
Na, राइट। इसी तरह से आपके पास ये आ जाएगा और इसके बाद जाकर ये आपके पास इधर प्लस आपके पास ये हाइड्रोजन जाके इधर मिल जाएगा तो प्लस आपके पास ये वाटर बन जाएगा। तो ये तो पहले ही बैलेंस्ड है। इस तरीके से इसको अगर आपने नाम देना है अब आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये आपके पास आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो ये हो जाएगा आपको सोडियम। बाकी जो हिस्सा है उसके अंदर एक कार्बन है तो सोडियम मेथेनोएट, बाकी सब कुछ आपके पास वाटर है। ओके, फाइनली आपके पास कार्बोनेट्स। ओके, कार्बोनेट्स अभी हम ऑलरेडी देख चुके थे। बहुत ही सिंपल आपके पास रिएक्शन है किसी भी एसिड की विद कार्बोनेट, राइट। तो पहले हम लोग कैंसिल कर दें। तो आपके पास कोई भी एसिड जब रिएक्ट करता है विद अ कार्बोनेट, जैसे हमने बहुत डिटेल से देखा है, तो ये आपके पास फॉर्म करता था एक सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये आपके पास रिएक्शन थी। तो हम कोई और एसिड ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं एक थोड़ा डिफरेंस करने के लिए हम लोग ले लेते हैं प्रोपेनोइक एसिड। इसके अंदर आपके पास 3 कार्बन है, C, और इसके साथ आपके पास होगा H3। फिर आपके पास एक और होगा कार्बन और उसके साथ आपके पास होगा H2, क्योंकि एक वो इधर जुड़ा है और एक दूसरा वो जुड़ेगा विद दिस कार्बन और इसके साथ होगा OOH, राइट। तो ये आपके पास है प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला। एक यहाँ पर है, बाकी एक यहाँ पर है और एक और यहाँ पर है। तो आपके पास यहाँ पर टोटल 4 हो जाते हैं, 2 इधर, एक इधर, एक इधर। तो ये हो गया आपके पास प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड इसको हमने रिएक्ट करना है विद कार्बोनेट। कार्बोनेट आप कोई भी ले लें। फॉर एग्जांपल आपका है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, आपने इसको रिएक्ट कर दिया है विद कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट के अंदर भी आपको पता है यहाँ पर आपके पास एक माइनस होता है, कार्बोनेट नहीं -2 होता है आपके पास कार्बोनेट का जो आपके पास दैट इज -2 और कैल्शियम का +2, तो ये दोनों मिलकर आपके पास कैंसिल अप हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी नंबर नहीं डालते। बट इसके बाद आपकी अब रिएक्शन होगी, उसको हम लोग बैलेंस करके लिखेंगे। आपके पास ये रिएक्ट करेगा, सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा। अगेन आपके पास ये H रिप्लेस हो जाएगा विद दिस कैल्शियम, CH3 CH2। अब आपको याद होगा हमने सॉल्ट में देखा था कि एसिड से नेगेटिव पार्ट आता था, तो ये वाला नेगेटिव पार्ट है, H तो निकल जाता है और बाकी बेस से आपको पास पॉजिटिव आता है, CH3 CH2 COO और उसके बाद H की जगह पर आपके पास आ जाता है Ca। अब जो Ca है इसका आपके पास अगेन +2 है, लेकिन इस वाले होल का ये माइनस है क्योंकि इसके अंदर ओवरऑल ये 0 था। आप इधर से एक प्लस निकालते हैं, +2 +1 निकालते हैं हाइड्रोजन का, तो ये ओवरऑल माइनस आ जाता है। ये माइनस है, इसके साथ आप कैल्शियम लाना है +2, तो इसके साथ एक 2 आ जाएगा कैल्शियम की तरफ से। इसको बैलेंस करने के लिए ना बुनियादी तौर पर आपके पास कोई भी कंपाउंड अगर न्यूट्रल बनाना है, अगर कैल्शियम आपके पास +2 है, तो ये अगर आपके पास -1 है तो आपको 2 चाहिए होंगे -2 करने के लिए, ताकि +2 और -2 एक दूसरे को कैंसिल अप कर सकें। बट इस तरीके से आपने ये फॉर्म कर दिया है। यस, बहुत ही सिंपली इसके बाद आपके पास जो चीज़ बचती है, आपके पास दिस इज़ द कार्बोनेट और ये आपके पास ये हाइड्रोजन अलग से निकल आया। अब ये हाइड्रोजन जो है आपके पास, ये कोर्स आपके पास वाटर फॉर्म कर देगा, तो आपके पास प्लस आ जाएगा वाटर, H2O, इधर से हाइड्रोजन लेकर, इधर से ऑक्सीजन लेकर, और बाकी आपके पास हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम लोग बैलेंस की बात करें तो इधर क्लियरली इधर एक 2 आ रहा है, तो हमें भी इधर एक 2 लगाना पड़ेगा और उससे आई थिंक सब कुछ बैलेंस हो जाता है, क्योंकि इधर से हाइड्रोजन भी 2 हो गई, वो यहाँ पर आपके पास 2 हाइड्रोजन आ गई। बाकी अगर हम लोग देखें एक ही कैल्शियम है, एक एक जो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कार्बन यहाँ से आ रहा है, 2 ऑक्सीजन यहाँ से और 1 ऑक्सीजन जो बचती है वो वाटर में चल जाती है। तो एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। यस, तो ये आपके पास बैलेंस रिएक्शन है। प्रोपेनोइक एसिड यहाँ कुछ रिएक्ट करता है कैल्शियम कार्बोनेट और उसके बाद आपके पास ये जो सॉल्ट बनती है उसका नाम देना आपको आना चाहिए कैल्शियम प्रोपेनोएट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। उम्मीद है ये आपको इजीली समझ आ रहा है। नेक्स्ट वो कहते हैं डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एथेनोइक एसिड, तो जो सेकंड मेंबर है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल। तो पहला मेथड आपके पास होगा ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल के साथ। हाँ, इसके अंदर आप एसिडिफाइड एक्वस पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम मैंगनेट 7, दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट, एंड बाय बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग। तो आपके पास दो तरीके हैं, एक तो है ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल और दूसरा है बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग विनेगर प्रोडक्शन। आपने फॉर्म करना है एथेनोइक एसिड, इसको आप लोग किस तरह से फॉर्म करेंगे इंडस्ट्री के अंदर। पहला मेथड है आपके पास ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल। बहुत ही सिंपली आपने एथेनॉल लेना है और एथेनॉल कैसे प्रोड्यूस करेंगे तो हमने पिछले चैप्टर में देखा ही था। इसके साथ इसको आपने ऑक्सीडाइज करना है, लेकिन इस तरह से ऑक्सीडाइज आप इस तरह नहीं करते कि साथ ऑक्सीजन ऐड करते हैं, इस तरह से ये नहीं होगा। आपने करना है, मैं एथेनॉल यहाँ पर लिखता हूँ, एथेनॉल इज CH3COH, नहीं COH इस तरह से नहीं है, एक आपके पास O के साथ है, एक आपके साथ कार्बन के साथ है, 2 और, तो ये आपके पास है CH3CH2OH, राइट, CH3CH2OH, दिस इज एथेनॉल। इसके साथ अगर आप लोग इसको आप ऑक्सीडाइज कर दें, और ये ऑक्सीडाइज डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं, हम इसको एक एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं पोटाशियम परमैंगनेट एसिडिफाइड। हम क्या करते हैं, हम पोटाशियम परमैंगनेट के मीडियम लेते हैं, KMnO4 आपको पता ही है,
और इसके साथ हम लोग इसको हम इस तरह स्लैश डाल के लिखते हैं। इसके अंदर हमने एक एसिड डाला होता है। एसिड हम लोग नॉर्मली डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, तो H2SO4 इस तरीके से आप लिखते हैं। और ये जो है ये आपको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज का आपको मतलब पता ही होगा। ऑक्सीडाइज का मतलब है इधर तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर ऑक्सीजन ऐड करना। तो ये इसको यहाँ पर आपको ऑक्सीजन ऐड करेगा इसके अंदर। ये आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन, यानी जो आपके पास न्यूट्रल ओ एटम्स हैं ये वो प्रोवाइड करेगा टू दिस डायरेक्टली। यहाँ से निकलेंगे ओ एटम्स कुछ रिएक्शन से और वो इसको मिलते जाएंगे। तो वो जो आपके पास ओ एटम्स हैं अगर पहली बार इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो इसके साथ क्या हो जाएगा। ऑफ कोर्स पहली बार इन्होंने इसको ऑक्सीडाइज किया है तो इसके साथ ये होता है कि ये आपके पास एक एल्डिहाइड फॉर्म कर देता है। एल्डिहाइड क्या है, तो आपके पास फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा। हुआ ये है कि यहाँ पर आपके पास आकर ये जो आपके पास यहाँ से एक ऑक्सीजन इसको मिली है। ऑक्सीजन आपको मिली तो यहाँ पर से 2 हाइड्रोजन्स निकल गए हैं। ओके, यहाँ से आपके पास से 2 हाइड्रोजन निकल गए हैं। मे बी एक ये वाला निकल गया है और उसके अंदर यहाँ से एक ये वाला निकल गया है। तो आपके पास कार्बन ने मजबूरन एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिया है विद ऑक्सीजन। तो ये जो CHO है दिस इज डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन प्लस यहाँ पर एक H। तो ये भी आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप है। ये भी एक खास मॉलिक्यूल का है। हमने अभी अब तक पढ़ा था COH। तो जो OH था ये था अल्कोहल के लिए। COOH यहाँ पर एक ऑक्सीजन मौजूद होता था। जो अभी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड थे उसके अंदर वो हमारे पास थे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अंदर C इस तरह से दिस इज कॉल्ड अल्डिहाइड। अल्डिहाइड इनको नाम देना भी काफ़ी ईजी है। वैसे आपने ये नहीं पढ़ा लेकिन फिर भी अगर आप अभी देना चाहते हैं तो बहुत ही ईजी है। इसके साथ मैंने आल लगाना है। अल्कोहल में आप ऑल लगाते हैं, अल्डिहाइड में अपने एल लगाना है। तो ये हो जाएगा आपके पास एथानल। दिस इज एन अल्डिहाइड। तो ये आपके पास सबसे पहले फॉर्म हो गया, राइट। इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई है। आपके पास यहाँ पर से जैसे ही ऑक्सीजन ऐड हुई 2 हाइड्रोजन निकल गए हैं और उन्होंने आपके पास वाटर फॉर्म कर दिया है। अलग से वाटर फॉर्म कर दिया, इसको मैं अभी नहीं लिख रहा। वैसे मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ। वैसे अगर हम इसको स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएं तो हमें ज़्यादा इजीली इसको समझ आएगा। दिस इज CC। ये था आपके पास, इधर आपके पास 3 हाइड्रोजन थे, उनको अब मैं ना भी ड्रॉ करूँ तो ठीक है क्योंकि अभी हम वो नहीं समझ रहे। यहाँ पर आपके पास 2 ये थे और यहाँ पर आपके पास एक OH था। इसी तरह था इसके अंदर इस एजेंट ने इसको ऑक्सीडाइज किया है। इसके अंदर उसने ऑक्सीजन डाली, हम अभी फुल रिएक्शन में लिखेंगे। नेसेंट ऑक्सीजन यानी O2 नहीं डाली बल्कि एक O डाली है खाली अलग से ऑक्सीजन। ये वैसे नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन इस एजेंट ने ये अभी प्रोड्यूस की है। तो इसे कॉल्ड नेसेंट ऑक्सीजन। इसके साथ ये लगती हैं ब्रैकेट्स। तो ये इसके अंदर ऐड होगी। इसकी वजह से आपके पास से यहाँ पर से 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है। इस कार्बन के पास से आपके पास जो है वो 2 हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएंगे। यहाँ पर आपके पास इधर एक डबल बॉन्ड फॉर्म होना है, इधर से आपके पास एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, मे बी ये वाला आपके पास हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा सी यहाँ पर तो 3 ही है। इधर से आपके पास एक हाइड्रोजन निकल गया है तो यहाँ पर आपके पास रह गया एक हाइड्रोजन प्लस आपके पास इधर से भी एक हाइड्रोजन ये वाला भी निकल गया है। तो सिर्फ ऑक्सीजन रह गया। कार्बन को अपने बॉन्ड्स कंप्लीट करने से तो वो मजबूरन यहाँ पर एक ऑक्सीजन फॉर्म कर देगा इस तरीके से। तो ये आपके पास अगेन CO बस उल्टा हुआ है, वही चीज़ है ये। तो दिस इज एन एल्डिहाइड। ये आपके पास पहले स्टेप में ये फॉर्म हो गया, दिस इज एथेनॉल। और बाकी आपके पास जो 2 हाइड्रोजन निकले हैं ये वाले और ये वाले, ये 2 हाइड्रोजन आपके पास निकले हैं। ये जो आपके पास ऑक्सीजन वहाँ से आई है उसके साथ मिलकर वाटर बना देंगे। ऑक्सीजन आई है तभी ये निकले हैं, वैसे ये नहीं निकलते। वैसे ही कहते हैं कि हम बाहर जाकर क्या करेंगे, ऑक्सीजन आई है तो इन्होंने वाटर बना दिया है। इसके बाद मजीद क्योंकि ये यहीं पर है मजीद ही ऑक्सीडाइज होगा इसी एजेंट के साथ। ये चीज़ थी आपके पास। इसके अंदर मजीद ऑक्सीडेशन होगी, इसके अंदर मजीद ऑक्सीजन ऐड की जाएगी। अब इसके अंदर मजीद ऑक्सीजन आपके पास ऐड होगी तो ऊपर आपके पास सिर्फ हाइड्रोजन था, इसके साथ आकर O भी जुड़ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपके पास आकर एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और एक H हो जाएगा। जैसे COOH आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो गया, आपके पास हो जाएगा एथानोइक एसिड फॉर्म हो जाएगा। दिस इज एथानोइक एसिड। तो आपने एथानोइक एसिड फॉर्म कर दिया है फ्रॉम दी ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल विद एसिडिफाइड एक्वस पोटेशियम मैंगनेट। हाँ, अब इसके हम ओवरऑल रिएक्शन लिख लेते हैं। आप शुरू हुए थे विद इथेनॉल, राइट। तो इथेनॉल था आपके पास CH3 CH2 OH। इसके अंदर आपने ऐड किया है नेसेंट ऑक्सीजन। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, एक ऑक्सीजन का आपने एटम ऐड किया है, इसी तरह आप लिखना सबसे बेहतर है। और इसके ऊपर आपके पास जो एजेंट था जैसे KMNO4 H2SO4 इसने ये चीज़ प्रोवाइड की है। इसके बाद जाकर आपके पास ये चीज़ मिलकर फॉर्म किया है इसने। पहले स्टेप में आपके पास फॉर्म किया इथेनॉल और उसके बाद मजीद एक और ऑक्सीजन एटम आया, ओवरऑल इसने फॉर्म कर दिया इथेनॉइक एसिड। इसको डायरेक्ट हम 2O ही लिख देते हैं कि वैसे तो दो एक स्टेप में एक आया फिर एक स्टेप में आया, ओवरऑल के लिए हम लिख देते हैं कि 2 ही आए और इन्होंने फाइनली आपके पास फॉर्म कर दिए हैं एथेनोइक एसिड। तो CH3 उसके बाद आपके पास होता है CH3COH इस तरीके से, राइट। और बाकी आपके पास इधर जो चेंजेस आए हैं इधर आकर आप लोग देखें तो ये C इधर ही रहा है, एक ऑक्सीजन इधर आकर ऐड हुआ है, बाकी जो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा था उसने H2 के साथ मिला है और आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्म हुआ है। तो ओवरऑल आपके पास ये रिएक्शन है। हाँ, मैंने आपको स्टेप्स में भी दिखा दी, बट अगर आपको ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है तो दिस इज द रिएक्शन
of the formation of ethanoic acid from the oxidation of ethanol by acidified पोटाशियम मैंगनेट 7 या पोटाशियम पर मैंगनेट। सो ये जो आपके पास एजेंट था, ये इस एजेंट को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है क्योंकि इसने इसको ऑक्सीडाइज किया है, इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, दिस इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऐसे नहीं था कि आपने डायरेक्टली इसके साथ ऑक्सीजन लगा दिया, उस तरह से ये रिएक्ट नहीं करता, आपको इसको इस तरह से नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 2 स्टेप्स में रिएक्ट करता है। अगर आप चाहते तो वैसे 2O की जगह O2 लिखें तब भी ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, लेकिन चूँकि O2 से रिएक्ट नहीं करेगा, आपको 2 स्टेप्स में देनी है, इसलिए हम इस तरह से नेसेंट ऑक्सीजन के साथ लिखते हैं। बट एनीवेज ये आपके पास ओवरऑल है। वैसे आप इसको 2 स्टेप्स में भी तोड़ सकते हैं इसी फॉर्म में, वो भी लिख देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। एक बार हमने ऑक्सीजन ऐड की थी तो हमारे पास ये आप लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन हुई, हमारे पास फॉर्म हुआ एथेनल CH3, उसके बाद आपके पास फॉर्म हुआ CHO। बाकी आपके पास यहाँ पर जो है CHO फॉर्म हो गया, और इधर से आपके पास एक हाइड्रोजन, इधर से एक हाइड्रोजन, और इस ऑक्सीजन के साथ मिला तो आपके पास बाकी वाटर फॉर्म हो गया, राइट। ये चीज़ आपके पास फॉर्म हुई, उसके बाद ये मज़ीद आपके पास ऑक्सीडाइज हुआ और इसने आपके पास फॉर्म कर दिया इथेनोइक एसिड, इस तरीके से। हाँ, इस दोनों को हम मिलाकर ये ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हैं। ओके, और ये जो मेथड है फर्स्ट वन, दिस इज़ वेरी फास्ट, क्योंकि ये आप लोग इंडस्ट्री में करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जल्दी जल्दी होता जाता है। नेक्स्ट जो कोई मेथड है, ये अगेन थोड़ा सा स्लो मेथड है। इसके अंदर आपने एक्चुअली में ऑक्सीजन ऐड करनी है, लेकिन अगेन इसके लिए आपको एक कैटलिस्ट की ज़रूरत होगी। एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया होते हैं, आप अपनी एथेनॉल लेते हैं, इस एथेनॉल के अंदर आप लोग एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया डालते हैं। अब इन एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया ने ज़िंदा रहना है जिस तरह यीस्ट ने ज़िंदा रहना था, और ये लोग ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, आप ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेंगे, ये एरोबिकली रेस्पायर करते हैं, ये इस खाने को खाते हैं और इसके साथ ये ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं एनर्जी प्रोवाइड लेने के लिए, तो ये आपके पास एक्ट करेगा एसिटोबैक्टर। अब यहाँ पहले इस तरह नहीं करते थे, पहले आप लोग नेसेंट ऑक्सीजन लेते थे फ्रॉम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डायरेक्ट ऑक्सीजन इस तरह से रिएक्ट नहीं करती है, आपको कोई चीज़ होगी जो इसको रिएक्ट करेगी तो तभी ये रिएक्ट करेगा। इस केस में तो एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया हैं, लेकिन पिछले केस में हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया था। अब हम लोग डायरेक्ट इस तरह से रिएक्शन करते हैं और आपके पास डायरेक्टली CH3COOH आपके पास एथेनोइक एसिड फॉर्म हो जाता है, बाकी आपके पास वाटर, और इसके साथ ऑफ कोर्स आपके पास कुछ एनर्जी भी फॉर्म होगी, जो एनर्जी बैक्टीरिया यूज़ करेंगे जिंदा रहने के लिए। तो बैक्टीरिया ये रिएक्शन इसलिए करेंगे, एसिडोबैक्टर बैक्टीरिया काफ़ी यीस्ट से सिमिलर मेथड है। यीस्ट में आपने इथेनॉल प्रोड्यूस की थी, अब आपने इथेनॉल को बैक्टीरिया की मदद से आपने इथेनोइक एसिड प्रोड्यूस किया है। मोस्ट हाउस होल्ड्स में या जहाँ पर आप फूड इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं इथेनोइक एसिड को, आप लोग इथेनोइक एसिड वही है जो विनेगर में मौजूद होता है, यानी सिरके में, तो उसके अंदर आप लोग इसी रिएक्शन को यूज़ करते हैं, क्योंकि जो KMNO4 वाली है वो एक डेंजरस है, उसके अंदर आपको कई केमिकल्स चाहिए, वो लैब के अंदर इस्तेमाल होती है। बट एनीवेज ये बहुत ही सिंपल है। ऑफ कोर्स इसके आपके पास प्योर तो फॉर्म नहीं होगा, इसके आपके पास कुछ वाटर बचेगा और भी कुछ चीज़ें बनेंगी, आपको डिस्टिलेशन के थ्रू, जिस तरह हमने यीस्ट में किया था, आपको इसको क्लीन करना पड़ेगा। बट एनीवेज इस तरीके से आप लोग इथेनोइक एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर हम लोग ऊपर चले जाएँ अपने SLO की तरफ, तो वो कहते थे डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ इथेनोइक एसिड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल विद एसिडिफाइड एक्वस पोटेशियम परमैंगनेट, पहला, एंड बाय बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग विनेगर प्रोडक्शन। विनेगर में हम लोग इसी तरीके से बैक्टीरियली ऑक्सीडाइज करते हैं, तो हमारे पास विनेगर प्रोड्यूस होता है। विनेगर के अंदर 5 से 10% हमारे पास इथेनोइक एसिड मौजूद होता है। ओके, नेक्स्ट SLO। नेक्स्ट आपके पास SLO है डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड विद एन अल्कोहल यूजिंग एन एसिड कैटलिस्ट टू फॉर्म एन एस्टर। आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन बताएं विद एन अल्कोहल जिससे हम लोग एस्टर फॉर्म करेंगे। ये तो आई थिंक हमने ये हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी देख ली थी, तो ये SLO आई थिंक रिपीटेड है। वह हमें उसमें इस तरह से नहीं था, लेकिन हमने उसमें भी देख ली थी। इससे आपके पास एस्टर फॉर्म होता था, प्लस आपके पास क्या फॉर्म होता था, प्लस आपको कुछ भी फॉर्म नहीं होता। तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस हाँ, इसके साथ वाटर आपको फॉर्म होता था, और इसके साथ आप एक यूज़ करते थे एसिड कैटलिस्ट। और इसके अलावा ये जो है इसको हम कहते थे एस्ट्रिफिकेशन की रिएक्शन। तो हमने एस्टर को नाम करना भी सीख लिया था, अब तो मेरे ख्याल में एक रिकैप ही है, तो हम जल्दी से इसको देख लेते हैं। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, और इस एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में आमतौर पर जो एसिड यूज़ किया जाता है दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग यूज़ करते हैं। तो अब आपको ये इजीली आता होगा, मैं फिर भी इसको जल्दी से कर देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास था मेथानोइक एसिड, दिस इज CH3, मेथानोइक एसिड फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, दिस इज C, राइट, एक तो होगा COOH, बाकी आपके पास यहाँ पर एक H होगा। दिस इज मेथानोइक एसिड, एक ही कार्बन है, इथेनोइक एसिड।
एनीवे इसके साथ हम लोगों ने रिएक्ट करना है, अब आपको मैकेनिज्म तो आता ही होगा। इसके साथ हमें रिएक्ट करना है एक अल्कोहल का। फॉर एग्जांपल हम कोई भी अल्कोहल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं एथेनॉल। ओके, एथेनॉल हम लोग ले लेते हैं। और मैंने आपको यहाँ पर, जहाँ तक हमारी एस्टर की बात हो रही है, यहाँ पर हमने अल्कोहल्स के अंदर उसी अल्कोहल तक जाना है जिसके अंदर जो OH ग्रुप है वो एंड वाले चेन पर है। ये मैंने आपको उसी चैप्टर में बताया था काफ़ी डिटेल से। उस चैप्टर को मेरे ख्याल में आपने देखा होगा तो आपको आता होगा, क्योंकि हमने अनब्रांच्ड एस्टर्स फॉर्म करने हैं। इस लेवल पर हम लोग ब्रांच्ड एस्टर तक नहीं जाते हैं। और इसके अंदर तो आई थिंक इतनी हमें एग्जांपल्स की जरूरत है, सिर्फ हमने डिस्क्राइब ही करना है। बट एनीवेज इसके साथ हम लोग फॉर एग्जांपल एथेनॉल, या अगर हम कोई बड़ा अल्कोहल लेते हैं तो वो वाला हमें लेना है जिसके साथ हमारे पास 1 लगता हो। मैंने उसमें बताया था कि एंड वाली चेन पर हमारे पास मौजूद है। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सिंपल के लिए एथेनॉल। एथेनॉल है CH3CH2OH। तो इसके साथ ये आपके पास रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कैटलिस्ट होगा। तो आपके पास जो फॉर्म होगा वो एक एस्टर होगा। एस्टर के अंदर हमें पता था क्या होता था, ये COH के साथ से ये H निकलता था और इधर आपके पास ये OH निकलता था, राइट? नहीं, इस तरह से नहीं होता था। ये आपके पास यहाँ पर से OH निकलता था और इधर से आपके पास H निकलता था। तो ये जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का O था, ये डायरेक्टली आपके पास इधर O से जुड़ जाता था, राइट? जैसे कि आपके पास ये फॉर्म होता था CO, नहीं ये आपके पास एक्चुअल में कार्बन, क्योंकि ये O ऊपर है, तो आपके पास COOH आपके पास फॉर्म होता था। तो इस तरीके से हमारे पास ये रिएक्शन होती थी। सो अब आपके पास ये इस तरह से बन जाएगा कि ये आपके पास H तो इधर ही है, ये C के ऊपर ऑफ कोर्स एक O है। मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो। ये O का मतलब है ये O ऊपर है, कार्बोनिल का है, और बाकी ये C डायरेक्टली जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ इस तरफ से, राइट? और बाकी फिर आपके पास ये आगे चल जाएगी, C होगा इधर, तो इधर मैं एस्टर को फुल ही फॉर्म कर देता हूँ। इस तरह से है। C आपके पास ये वाला है, ये जो आपके पास इसका C था, ये जुड़ा है इसके O के साथ, उसके बाद आपके पास C है, फिर आपके पास 2 हाइड्रोजन्स हैं, फिर आपके पास इस एक और कार्बन के साथ ये जुड़ता है और आपके पास 3 हाइड्रोजन्स हैं। दिस इज़ योर एस्टर जो आपने फॉर्म किया है, इसको नाम देना अब आपको आता होगा। जो हमने पार्ट लिया है इधर से कार्बोक्सिलिक एसिड से, वो है हमारे पास ये वाला पार्ट, राइट? ये वाला जो पार्ट है ये हम लोगों ने लिया है अपने कार्बोक्सिलिक एसिड से। और बाकी जो दूसरा पार्ट है, राइट, ये वाला जो आपके पास पार्ट है, ये दिस वन, ये हम लोगों ने लिया है अपने अल्कोहल से, ये वाला पार्ट। हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड से आता था उसको हम लोग बाद में लिखते थे, अल्कोहल से पहले लिखते थे। अल्कोहल से हमारे पास आ रहे हैं 2 कार्बन्स, तो ये हमारे पास होता था इथाइल, राइट? ये वाला जो आपके पास ग्रुप है दिस इज़ इथाइल। एक अल्केन है, उसके अंदर से एक हाइड्रोजन निकला हुआ है, तो दिस इज़ इथाइल। इथाइल। और बाकी जो आपके पास दूसरा ग्रुप था ये वाला, इसको हम लोग कहते थे, इसके अंदर एक है, तो दिस इज़ मेथानोएट। तो ये तो आपको नाम देना था, इस एस्टर का नाम है इथाइल मेथानोएट। मैंने आपको दूसरा तरीका भी दिखाया था, आपने ग्रुप्स करने हैं। एक ग्रुप आपने वो फॉर्म करना है जिसके अंदर ये दोनों ऑक्सीजन्स हों और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये एंड पर हो। तो 2 ग्रुप्स, एक तो इसके अंदर भी दोनों ऑक्सीजन हैं, लेकिन इसके अंदर ये कार्बोनिल एंड पर है, तो हमें ये इस तरह से बनाना है जिसके अंदर ये एंड पर हो। इसको हमें लिखना है बाद में, जैसे मैथ, एक है कार्बन मेथानोएट, बाकी जो हिस्सा बचता है उसको हम उसके सामने आई लगा देना है, दिस इज इथाइल मिथानोएट, इस एस्टर का नाम। बाकी आपके पास ऑफ कोर्स जो ये पार्ट निकला है ये आपके पास अलग से वाटर फॉर्म कर देगा, तो दिस इज एस्टिफिकेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट चलो है आपके पास डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स इंक्लूडिंग देयर यूज एज सॉल्वेंट्स, फ्लेवर्स, फ्रेगनेंसेस एंड प्लास्टिक। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स के क्या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं? नंबर 1 आपके पास सॉल्वेंट्स, इसके अंदर तो दोनों बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी और एस्टर्स भी। आपके पास दोनों जो हैं ये काफ़ी अच्छे आपके पास सॉल्वेंट्स हैं। ओके, हम इनको कहते हैं पोलर सॉल्वेंट्स, राइट? बट ये काफ़ी सारे आपके पास जो सॉल्वेंट्स हैं, सॉल्यूट्स हैं, उनको डिसॉल्व कर सकते हैं। वाटर कई सारे सॉल्यूट्स को डिसॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स कई सारे आपके पास सॉल्यूट्स को, इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस तरह है कि कई सारे सॉल्यूट्स को डिसॉल्व कर सकते हैं। सॉल्वेंट्स के तौर पर यूज़ होते हैं आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी और एस्टर्स भी बहुत सारी चीज़ों में। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पेंट्स में, इंक्स के अंदर, वाटर तो आपके पास वाटर भी यूज़ हो सकता है, लेकिन कई सारे सब्सटेंस हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे, तो उसके लिए आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स का सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं कि जो चीज़ें आपने असली में लेनी है उसको आप डिसॉल्व कर दें। कोटिंग्स, इस तरह की जितनी भी आपके पास चीज़ें हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा एस्टर्स और कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एस्टर इथाइल इथानोएट, ये आपके पास एक एक्सीलेंट जो है वो सॉल्वेंट है। इसके अलावा आपके पास इथानोइक एसिड या मिथानोइक एसिड, ये भी आपके पास एक्सीलेंट सॉल्वेंट्स हैं। इसके बाद आपके पास जो दूसरा यूज़ है, ये दोनों नहीं, सॉल्वेंट्स दोनों के लिए फ्लेवर्स मोस्टली है एस्टर्स के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड का फ्लेवर्स में इतना काम नहीं। एस्टर्स की खूबी ये है कि एस्टर्स बहुत ज़्यादा, इनकी जो स्मेल्स हैं ये फ्रूट्स को मैच करती हैं। तो एस्टर्स की जो स्मेल है वो काफ़ी प्लेजेंट होती है, प्लेजेंट स्मेल, तो ये एस्टर्स की खूबी है। तो इस वजह से जितने भी आपके पास फ्लेवर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जूसेस के अंदर आपके पास होता है मैंगो फ्लेवर या बनाना फ्लेवर, तो ये जितने भी फ्लेवर्स हैं ये
एक्चुअल फ्रूट्स नहीं डाले जाते बल्कि एस्टर्स को डाला जाता है, क्योंकि एस्टर की खुशबू या एस्टर्स की जो खुशबू है वो एग्जैक्टली इनकी तरह होती है, फ्रूट्स की तरह। तो कुछ एस्टर्स हैं जिनकी खुशबू मैंगो की तरह है, कुछ एस्टर्स हैं जिनकी खुशबू बनाना की तरह है। तो इस वजह से आपके पास फ्लेवर्स के अंदर एस्टर्स यूज़ होते हैं, जो दुकानों के अंदर फ्लेवर्स होते हैं जैसे जूसेस वगैरह का, उसके अंदर एक्चुअल फल नहीं होता, उसके अंदर ये एस्टर्स डाले जाते हैं जिनसे उस किस्म का आपको फ्लेवर मिलता है। तो फ्लेवर्स के अंदर आपके पास एस्टर्स यूज़ किए जाते हैं बहुत ज़्यादा। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ फ्रेग्रेंसेस। फ्रेग्रेंसेस का मतलब होता है खुशबू, जैसे परफ्यूम्स वगैरह। इसके अंदर भी आपके पास मेनली एस्टर्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि एस्टर्स की अगेन खूबी है प्लेजेंट स्मेल की, इनकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो इस वजह से इनके अंदर भी एस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स के अंदर मेन काम है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। एस्टर्स को भी यूज़ किया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स तो रॉ मटेरियल है प्लास्टिक के लिए, यानी जितने मेजर प्लास्टिक्स हैं वो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक होता है पेट, ये आपका जो ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे भी, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन से बनते हैं। जो आपके पास एस्टर्स हैं, एस्टर्स का काम होता है प्लास्टिक को फ्लेक्सिबल करना, तो एस्टर्स की मदद से आप प्लास्टिक्स को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। मेक्स प्लास्टिक्स फ्लेक्सिबल। तो इस तरीके से आप लोग एस्टर्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स को यूज़ करते हैं इन द इंडस्ट्री। नेक्स्ट आपके पास है एक्सप्लेन द रोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स इन डेली लाइफ इंक्लूडिंग देयर यूज इन फूड प्रिजर्वेशन। तो अगेन ये भी एस्टर्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के यूज के बारे में है। सबसे पहले आपके पास फूड प्रिजर्वेशन, इसके अंदर मेन रोल है आपके पास प्रिजर्वेशन का मतलब है उसको बचा के रखना, यानी वो खराब ना हो। इसमें मेन रोल है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का। फॉर एग्जाम्पल आपके पास होता है एसिटिक एसिड। तो जितने भी आपके पास एसिड्स हैं इनके ये चूंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनके अंदर बैक्टीरिया का सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो अक्सर औकात इन एसिड्स को यूज़ किया जाता है फूड को प्रिजर्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड या विनेगर, इसके अंदर अगर आप लोग पिकल्स को रखें, अचार को रखें, तो वो आपके पास ख़राब नहीं होता, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो उसको बैक्टीरिया जो है ख़राब नहीं कर पाते, क्योंकि एसिड के अंदर वो ज़िंदा नहीं रह पाते। तो अक्सर एसिड्स को फूड प्रिजर्वेशन के अंदर यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड इतना खतरनाक होते नहीं हैं। इनको आप लोग आसानी से फूड प्रिजर्वेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं कि फूड आपके पास ख़राब ना हो। हाँ, फूड फ्लेवरिंग के अंदर आप लोग जैसे हमने देखा एस्टर्स को यूज़ करते हैं, यानी उसके फ्लेवर डालने के लिए। कॉस्मेटिक्स के अंदर आपके पास दोनों यूज़ होते हैं। सबसे पहले कॉस्मेटिक्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ एस्टर्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एस्टर्स जो हैं उनकी मैंने बताया बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल होती है, तो इसलिए अक्सर परफ्यूम्स के अंदर उनको आपके पास यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो इथाइल ब्यूटानोएट है, इथाइल ब्यूटानोएट ये एक एस्टर है, इसका फ्लेवर जो है ये मैंगो की तरह होता है, यानी इसकी जो स्मेल है ये आपके पास मैंगो की तरह होती है। तो अक्सर मैंगो ड्रिंक्स के अंदर इथाइल ब्यूटानोएट को यूज़ किया जाता है। अगेन परफ्यूम्स के अंदर भी आपको इस तरह की स्मेल्स चाहिए होती हैं, कॉस्मेटिक्स के अंदर भी आपको इस तरह की स्मेल्स चाहिए होती हैं, तो आप एस्टर्स को यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। इसके अलावा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये भी कॉस्मेटिक्स में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लैक्टिक एसिड है या फिर आपके पास सिट्रिक एसिड है। ऐसे जो एसिड हैं ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स में आपके पास यूज़ होते हैं, क्योंकि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं। इसके बाद फाइनली है आपके पास फार्मास्यूटिकल्स, तो इसके अंदर तो दोनों बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। नंबर 1 तो है सॉल्वेंट्स, सॉल्वेंट्स के तौर पे तो ये यूज़ होते ही हैं जैसे हमने देखा था। इसके अलावा आपके पास फॉर एग्जाम्पल एस्पिरिन है, एस्पिरिन, तो एस्पिरिन एक एस्टर है, ये आपके पास एक पेन किलर है। इसके अलावा एस्पिरिन निकलती भी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड से, एस्पिरिन को बनाने के लिए एस्टर है तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगेन इसके अंदर भी आप लोग फार्मास्यूटिकल्स के अंदर भी आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो यूज़ करते हैं, एस्टर यूज़ करते हैं। इन सब के बहुत ज़्यादा रोल्स हैं फूड प्रिजर्वेशन, कॉस्मेटिक्स और फार्मास्यूटिकल्स में। तो इसके साथ ही हमारे इस चैप्टर के तमाम सिलेबस कंप्लीट हो गए।